मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सुन लीजिए, जब कभी कोई पैथोजन हम लोगों की बॉडी में आता है और वो हम लोगों को बीमार कर देता है, तो कुछ सिम्टम प्रोड्यूस होने लगते हैं। तब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तब डॉक्टर कुछ टेस्ट करता है और तब बताता है कि हाँ, ये पैथोजन आपकी बॉडी में है, इस नाते आपको ये दिक्कत हो रही है। तब तक पैथोजन की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ट्रीटमेंट थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई तरीका निकल आए कि मान लेते आज कोई इन्फेक्शन हो, सिम्टम तुरंत नहीं आते हैं। अगर आज पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो सिम्टम कुछ दिन बाद आते हैं। तो अगर आज इन्फेक्शन हो और आज ही पता चल जाए कि पैथोजन आ गया है तो इलाज करना आसान हो जाएगा। क्यों? तब पैथोजन के नंबर क्या होंगे? कम होंगे। और जब सिम्पटम आ जाते हैं तो पैथोजन का काउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? थोड़ा टफ हो जाएगा। ट्रीटमेंट तब भी होगा। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ये समझना है कि किसी भी पैथोजन के हमारी बॉडी में आने के बाद जितनी जल्दी हमको ये पता चल सके कि पैथोजन आ गया है, उतना हम आसानी से उसका क्या कर पाएंगे? ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कहने का मतलब अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली डिटेक्शन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है ट्रीटमेंट में। तो अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली कैसे करोगे, पता कैसे करोगे? देखिए, सामान्यतः जब आप बीमार होते डॉक्टर के पास जाते तो आपका ब्लड टेस्ट कराता है। ब्लड टेस्ट का मतलब सीरम की एनालिसिस, या बहुत होगा तो यूरिन का टेस्ट करा देगा। तो सीरम और यूरिन के एनालिसिस में पैथोजन के होने का पता तब पता चलता है जब काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है। ऐसा कोई तरीका निकाला जाए कि पैथोजन का काउंट कम हो और आपको पता चल जाए, तो फिर हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर और एलाइजा, इन 3 टेक्निक की मदद से हम जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम यूरिन की एनालिसिस करेंगे या सीरम की एनालिसिस करेंगे तो जल्दी डायग्नोसिस नहीं होगी। अब सवाल यह है कि पीसीआर की मदद से कैसे जल्दी डायग्नोसिस होती है, वो एक अलग पार्ट है, वो अलग से पढ़ेंगे। तो भाई जनरल 3-4 बातें जरा लिख लीजिए पहले। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन बॉडी, सस्पेक्टेड, कब कब शक होता है? तो कहोगे जब सिम्पटम ऑफ डिजीज क्या हो जाते हैं? एपियर हो जाते हैं। अगर सिम्पटम एपियर हो गए तो कहोगे हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब तक जब सिम्पटम एपियर हो जाते हैं तब तक पैथोजन मल्टीप्लाई कर चुका होता है और हाई काउंट ऑफ पैथोजन इन बॉडी, बॉडी में पैथोजन का काउंट भी काफी ज्यादा हो जाता है। तब डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्टी इन ट्रीटमेंट होता है। तो पैथोजन मल्टीप्लाई कर गया, सिम्पटम आ गए, काउंट ज्यादा हो गया, तो फिर ट्रीटमेंट में थोड़ी तो समस्या आएगी। इसका हल ये है
फॉर अर्ली फॉर ट्रीटमेंट क्या शर्त है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ पैथोजन नेसेसरी है। जितना जल्दी पकड़ में आएगा उतना बढ़िया ट्रीटमेंट होगा। फिर सवाल है कि अर्ली डायग्नोसिस किससे पॉसिबल नहीं है? ये आया हुआ सवाल है नीट में। नॉट पॉसिबल बाई सीरम एनालिसिस मतलब ब्लड टेस्ट एंड यूरिन एनालिसिस। लेकिन क्वेश्चन बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल बाई, तो क्या बताओगे? तो डीएनए, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और किससे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और है एलाइजा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पीसीआर कहते हैं। अब सवाल है कि पीसीआर की मदद से अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो जाती है? तो आपको पहले से ही पता है कि पीसीआर वो टेक्निक है जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड को आप एम्प्लीफाई कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफाई करने का मतलब उसका न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट बढ़ा दोगे, फिर उसको डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो यदि मान लेते कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया है, यदि ऐसा कुछ किया जाए कि उसके न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करने का तरीका कोई ढूंढ लिया जाए, तो अगर बहुत कम नंबर में भी पैथोजन होगा तो उसके न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करके हम उसके नंबर को पता कर सकते हैं कि हाँ, ये पता कर सकते हैं कि वो हमारी बॉडी में है। तो पहला तरीका है कि पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करके अगर बहुत लो काउंट में पैथोजन बैक्टीरिया या वायरस है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। एक बात। दो चीजें और पीसीआर की मदद से पता करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी को शक है कि उसको एड्स हो गया है। किसको शक होगा? तो जो एड्स सस्पेक्टेड पेशेंट है, जैसे सस्पेक्टेड पेशेंट 4 लोग होते हैं जिसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, या कोई ड्रग एडिक्ट होते हैं, या ट्रांसफ्यूजन अगर रेगुलर का रिक्वायरमेंट होता है, या वो बच्चा जो एचआईवी इन्फेक्टेड मदर से हुआ है। तो 4 लोग सस्पेक्टेड होते हैं। तो एचआईवी सस्पेक्टेड में एचआईवी है कि नहीं है, अर्ली स्टेज में कौन पता कर सकता है? तो अर्ली स्टेज में पीसीआर ही पता कर सकता है। एक अभी और कॉन्सेप्ट देंगे। किसी सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में, उसमें कैंसर होने का शक है, उसमें म्यूटेंट जीन है या म्यूटेंट जीन नहीं है, ये भी किससे पता कर लेते हैं? पीसीआर। अगर म्यूटेंट जीन पता कर सकते हो, इसका मतलब जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को आप भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो अगर एप्लीकेशन आप पीसीआर होगा तो 5 बातें बताएंगे। न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करके वेरी लो कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया वायरस को डिटेक्ट कर सकता है, एड्स सस्पेक्टेड पर्सन में एचआईवी को डिटेक्ट कर सकता है, और कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट में म्यूटेंट जीन को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब जेनेटिक डिफेक्ट को भी या डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर सकता है। लिख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर।
पहला एम्प्लीफिकेशन, ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दूसरा डिटेक्ट कर लेगा पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस एट वेरी लो काउंट ऑफ पैथोजन। और कैसे डिटेक्ट कर लेंगे, तो कहोगे बाई एम्प्लीफाइंग न्यूक्लिक एसिड ऑफ पैथोजन थ्रो क्या पीसीआर। तीसरा डिटेक्ट कर सकते हैं HIV इन एड्स सस्पेक्टेड पर्सन। शक है कि इनको एड्स हो गया, उसमें HIV डिटेक्ट कर सकते हैं। इन वेरी लो काउंट ऑफ HIV। चौथा है डिटेक्ट कर सकते हैं म्यूटेंट जीन, किसमें, इन कैंसर सस्पेक्टेड पर्सन। मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अब लिखिएगा, नहीं देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये नॉन म्यूटेटेड डीएनए है, ये नॉन म्यूटेटेड डीएनए है, और इस नॉन म्यूटेटेड डीएनए पर कोई बेस सीक्वेंस है, जैसे मान लेते ATTG लिख दिया, तो इधर क्या होगा TAA और C होगा। ये सब कुछ सही है। मान लेते म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन हो जाने के बाद ये मान लेते हैं म्यूटेटेड डीएनए। चलो ये म्यूटेटेड डीएनए है, और इस म्यूटेटेड डीएनए में म्यूटेशन हो गया। देखो कैसे, जैसे यहाँ A था, यहाँ T था, यहाँ फिर A हो गया, और यहाँ G। तो जरा यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ T लिखोगे, यहाँ A लिखोगे, यहाँ T लिखोगे, और यहाँ तो क्या चेंज आया है, तो चेंज दिख रहा है। ये बेस पेयर चेंज हो गया, जहां A था वहां T हो गया, और जहां T था वहां A हो गया। एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब मान लेते हैं म्यूटेशन हो गया है, ये म्यूटेटेड डीएनए, तो कैसे पता चले कि म्यूटेशन हुआ है, तो बस एक स्टैंड ले लीजिए इसका। जैसे मान लेते हैं इसका एक स्टैंड, इसको दोनों को अलग कर देते हैं, और एक स्टैंड ले लेते हैं ये वाला। यहाँ लिख लिया A, यहाँ लिख लिया T, यहाँ लिख लिया T, और यहाँ लिख लिया G। इसको भी अलग कर देते हैं, और इसका एक स्टैंड ले लेते हैं ये वाला। यहाँ क्या ले लिया ATAG, और ये मान लेते हैं एक आर्टिफिशियल डीएनए है जिसको प्रोब कहते हैं। प्रोब क्या होता है अभी बताएंगे। ये कोई सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है
और ये नॉर्मल नॉर्मल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब यहाँ क्या होगा, इसमें टी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा और यहाँ सी होगा। ये जैसे ही प्रोब आप लाओगे और इसके हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तो ये वाला टी इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये वाला ए इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये वाला ए इसके साथ बना लेगा और ये वाला सी इसके साथ। तो इसके सारे बेस के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ है। मतलब ये प्रोब बता देगा कि इस स्ट्रैंड में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोब बिल्कुल इसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो ये चेंजेज है, म्यूटेटेड है, और इसके बगल में यही प्रोब लाए। क्या था, प्रोब में टी था, ए था, ए था और सी था। अब देखो भाई इस टी ने इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर लिया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री था, इस ए ने इसके साथ कर लिया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री था, इस सी ने इसके साथ कर लिया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री था, लेकिन यहां पर पेयरिंग नहीं हुई। तो ध्यान सुनिएगा, ये प्रोब बताएगा कि जो डीएनए आप हमको दिए हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उसमें वो सीक्वेंस नहीं है जो होने चाहिए थे। इसका मतलब सीक्वेंस चेंज है, इसका मतलब ये क्या है, ये म्यूटेटेड है। तो जो म्यूटेटेड डीएनए होगा या जो म्यूटेंट जीन होगा वो प्रोब के कॉम्प्लीमेंटरिटी शो नहीं करेगा, और जो म्यूटेटेड नहीं होगा वो कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस प्रोब के ऊपर, ये जो प्रोब यूज किया गया है, प्रोब के ऊपर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इसके ऊपर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल टैग कर दिए और उसके बाद इसको डिटेक्ट करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं इससे, अभी लिखिएगा नहीं, ऑटो रेडियो ग्राफी, और बनाते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी है तो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है तो अपीयर, क्योंकि इस जगह अपीयर होगा ही नहीं। तो सिर्फ दो क्वेश्चन याद रखिए। अब सवाल यह कि प्रोब क्या है, इसको जान लीजिए। प्रोब कोई सिंगल स्टैंडर्ड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, अगर हमको डीएनए में पता करना है तो ये डीएनए होगा, और अगर हमको आरएनए में म्यूटेशन पता करना है तो ये आरएनए होगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को प्रोब कहते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये सिंथेटिक होता है। प्रोब को यूज करते हैं टू हाइब्रिडाइज द सस्पेक्टेड डीएनए को। सस्पेक्टेड मतलब म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जब उसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, फिर रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं जब, तो ऑटो रेडियोग्राफी के बाद जो फोटोग्राफिक फिल्म बनेगी उसमें देखेंगे। तो यदि ये प्रोब इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो ये फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर नहीं होगा, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर हो जाएगा। तो कंक्लूजन याद रखिएगा, जो म्यूटेंट जीन होंगे वो रेडियोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोब कॉम्प्लीमेंटरिटी शो नहीं करेगा, और अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरिटी वो शो कर जाएगी। छोटा लिख लीजिए, लिखते आगे। तो कितना आसान है, लिखते हैं। प्रोब कहोगे सिंगल स्ट्रैंडेड, या तो क्या है डीएनए या तो क्या है आरएनए। वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ म्यूटेशन पता कर रहे हो। डीएनए में पता कर रहे हो तो डीएनए यूज करोगे, और आरएनए में पता कर रहे होगे तो आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए टैग विद किससे, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ये शो करता है कॉम्प्लीमेंटरिटी
विद किससे, नॉर्मल डीएनए या अनम्यूटेटेड। जिन बात देखी है, इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज टू हाइब्रिडाइज विद सस्पेक्टेड डीएनए, और उसके बाद डिटेक्ट करते हैं किससे, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऐसे लिख लेते हैं, यदि क्लोन सेल में म्यूटेटेड जीन है तो बताओ क्या होगा। प्रोब नॉट अपीयर ऑन कहा, फोटो या म्यूटेटेड जीन लिख लो। नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। क्यों नहीं अपीयर किया तो बताओगे, बिकॉज प्रोब नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू म्यूटेटेड जीन। साइड हेडिंग एलाइजा, फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट ऐसे। दो क्वेश्चन है केवल बस यहां। पहला सवाल है कि एलाइजा किस सिद्धांत पर काम करके पैथोजन को पता कर लेता है। तो देखो जरा इधर इधर देख लो पहले। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई पैथोजन इंटर कर गया, ठीक है, पैथोजन इंटर कर गया, इसको पता करना है कि पैथोजन बॉडी में है। तो दो तरीके से पता कर सकते हो। पहला तरीका है, इस पैथोजन के सरफेस पर पाई जाने वाली यदि कोई प्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन है, आप उसको पता कर लीजिए। यदि वो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर है, इसका मतलब पैथोजन हमारे शरीर के अंदर है। एक ऑप्शन ये है। अगर ऐसा कुछ करते हो, इसका मतलब आप पैथोजन का एंटीजन पता कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि जब ये पैथोजन हमारे शरीर में आया होगा तो हमारे शरीर ने क्या किया होगा, एंटीबॉडी बनाई होंगी। और एंटीबॉडी का नेचर स्पेसिफिक होता है। कैसे? मान लेते पैथोजन अगर टिटनस का आया है तो टिटनस के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। यदि टिटनस के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी हमारे ब्लड में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टिटनस का पैथोजन हमारे ब्लड में है। तो पैथोजन पता करने के दो तरीके,
या तो आप पैथोजन का एंटीजन पता कर लो, उसकी प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन पता कर लो, और या तो पैथोजन के खिलाफ बनने वाली स्पेसिफिक एंटीबॉडी पता कर लो। तो जो एलाइजा है वो इसी पर काम करता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। यदि आपको एंटीजन पता करना है तो आप एंटीबॉडी डाल के देख लीजिए, यदि रिएक्शन हो गया इसका मतलब एंटीजन था, और अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो एंटीजन नहीं था। और अगर एंटीबॉडी पता करना चाहते हैं, अगर एंटीबॉडी, तो ब्लड सैंपल ले लीजिए, उसमें एंटीजन डाल के देख लीजिए, अगर रिएक्शन हो गया इसका मतलब एंटीबॉडी पहले से मौजूद है। तो या तो एंटीबॉडी पता कर लीजिए या तो एंटीजन पता कर लीजिए। इसमें कभी एंटीजन डाल के एंटीबॉडी पता करते हैं और कभी एंटीबॉडी डाल के एंटीजन पता करते हैं, लेकिन जब भी कुछ होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही तो होगा। तो ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी ये इंटरेक्शन और पैथोजन डिटेक्ट किया जाता है। कैसे? तो पहला ऑप्शन है डिटेक्ट कर लो एंटीजन ऑफ पैथोजन। एंटीजन के नाम पर क्या डिटेक्ट कर लो? या तो प्रोटीन डिटेक्ट कर लो या तो ग्लाइकोप्रोटीन डिटेक्ट कर लो। ठीक है, अगर हमारे ब्लड में ये प्रोटीन मिल गई इसका मतलब वो पैथोजन है। और दूसरा तरीका है डिटेक्ट कर लो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट पैथोजन। अगर टिटनस के बैक्टीरिया के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी हमारे ब्लड में है, इसका मतलब है कि टिटेनस का पैथोजन हमारे ब्लड में है। लिख लिया? मिटाएंगे नहीं? खोलो बेटे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कह रहा फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज क्या जरूरी है? अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कन्वेंशनल मेथड किए जाएं, मतलब क्या किया जाए? सीरम और यूरिन एनालिसिस, तो अर्ली डिटेक्शन क्या लिखा है? नॉट पॉसिबल। अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल, तो करना क्या चाहिए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट ऐसे का इस्तेमाल करके क्या कर लेना चाहिए? लिखा है अर्ली डायग्नोसिस कर लेनी चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस क्यों जरूरी हो? यहां लिखा है किसी पैथोजन के प्रेजेंट होने का शक हमको कब होता है? जब सिम्पटम प्रोड्यूस हो जाते हैं, और तब तक देखा बाय दिस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन ऑलरेडी वेरी हाई हो जाएगी, तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। जब वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस, कब? जब सिम्टम प्रोड्यूस ना हुए हों, तभी डिटेक्ट कर लो। कैसे करोगे? तो एम्पलीफाई कर लो। क्या? न्यूक्लिक एसिड। कैसे? पीसीआर। तो पीसीआर पता कर देगा, तो जब काउंट बढ़ जाएगा तो डिटेक्ट हो जाएगा। पीसीआर रूटीनली यूज होता है क्या करने के लिए? एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए। किसमें? एड्स सस्पेक्टेड जो होते हैं, या इसका इस्तेमाल करते हैं म्यूटेंट जीन को पता करने के लिए। किसमें? जो कैंसर सस्पेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये पावरफुल टेक्निक है टू आइडेंटिफाई मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर।
तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। ये प्रोब के बारे में लिखा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ले लो या आरएनए ले लो टैग विद रेडियो एक्टिव मालिक्यूल, इसको क्या कहते हो? इसको अलाउ करो कि ये क्या करे, हाइब्रिडाइज करे अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन सेल, उस पर्टिकुलर सेल का डिटेक्शन करो किससे, ऑटो रेडियोग्राफी। तो यदि क्लोन में क्या होगा, म्यूटेंट जीन होगा, तो लिखा है नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। क्यों? तो जहां क्यों होता है वहां एसर्शन रीजन होता है, क्यों नहीं अपीयर करेगा? तब कहोगे प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटरिटी विद म्यूटेंट जीन। और अगर ये अपीयर हो जाए फोटोग्राफिक फिल्म पर, तो अगर फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर हो गया, इसका मतलब प्रोब ने कॉम्प्लीमेंटरिटी शो कर दी, और अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी शो कर दी तो फिर म्यूटेशन है ही नहीं। एलाइजा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन को डिटेक्ट किया सकता है किसके द्वारा, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन चाहे प्रोटीन या फिर डिटेक्ट कर सकते हो कैसे, एंटीबॉडी को पता। चलिए हेडिंग डालिए, ट्रांसजेनिक एनिमल, सुनते चलेंगे लिखते चलेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर एनिमल है, और इस एनिमल में मान लेते हैं एनिमल सेल है कि न्यूक्लियस के अंदर ये पर्टिकुलर जीन है, जीनोम या जीन है। आप क्या करिए कि कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो जैसे ही फॉरेन जीन आप इंट्रोड्यूस करोगे, इसमें इस एनिमल में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आ जाएगा। ऐसा कोई भी एनिमल जो कैरी करता हो एक्सटर्नल जीन या फॉरेन जीन, वैसे उसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसी का नाम हमको रखना पड़ेगा क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल दैट कैरी फॉरेन जीन। अच्छा, क्यों एंट्री करवाए हो? कोई तो पर्पज होगा, ऐसे तो है नहीं कि हाँ एनिमल पकड़ में आ गया है उसका जीन चेंज कर दीजिए, ऐसा तो है नहीं, कोई तो पर्पज होगा है? तो ध्यान से सुने, ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप किए जाते हैं बहुत सारे पर्पज से, जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी को समझने के लिए, डिजीज को समझने के लिए, उससे नए नए बीमारी के ठीक करने के तरीके खोजने के लिए बहुत सारे डिजीज के मॉडल बनाए जाते हैं। कोई वैक्सीन नई बनाई गई, उस वैक्सीन का सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, कोई केमिकल है उसकी सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, या कोई पर्टिकुलर ऐसा केमिकल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है और दवा बनाने में इस्तेमाल होता है, तो उसको ट्रांसजेनिक एनिमल से बनवाओ। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनवाया गया कई पर्पज से। हेडिंग पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, तो चिकित्सा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करना है। जितने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं 95% ट्रांसजेनिक एनिमल आर, तो आंसर क्या दोगे? ट्रांसजेनिक माइस। वैसे तो कुछ भी ट्रांसजेनिक हो सकता है, अब ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम पर माइस भी हो सकता है, पिग भी हो सकते हैं, रैट भी हो सकती है, काऊ भी हो सकती है, सीप, दुनिया भर के एनिमल है। तो 95% कौन से हैं? तो आंसर देंगे ट्रांसजेनिक माइस। अब इनका इस्तेमाल कैसे करोगे? तो एनसीईआरटी में 5 हेडिंग लिखी है, पांचों सुनते चलेंगे लिखते चलेंगे। शुरू करें।
तो पहला यूज है स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सुन लीजिए, ट्रांसजेनिक एनिमल को डिजाइन किया था, बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से कि उसकी मदद से हम ये समझ सकें कि कैसे किसी पर्टिकुलर जीन का रोल है किसी सामान्य फिजियोलॉजी या सामान्य डेवलपमेंट प्रोसेस। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इधर देखो, जैसे मान लेते कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें मान लेते कि कोई पर्टिकुलर जीन है, यहां से एक फैक्टर बनता है जो जो कि ग्रोथ में इन्वॉल्व है। लिखना नहीं, इसको ग्रोथ फैक्टर भी कह दोगे। एनसीईआरटी में दिया है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये फैक्टर काम करता था, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनता था और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से ग्रोथ होती थी। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि जीन का इफेक्ट कैसे है। तो क्या करिए, इसमें जीन इंट्रोड्यूस कर दीजिए और ये जीन जाकर के इस जीन को काम ना करने दे। तो अगर जीन काम नहीं करेगा तो फैक्टर नहीं बनेगा। तो जब फैक्टर नहीं बनेगा तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आएंगे, जितनी समस्याएं आएंगी, वो सब इस फैक्टर के काम होंगे, क्योंकि वो सारे काम बंद हो जाएंगे। तो इस ऑर्गेनिज्म में जो जो चेंजेज आएंगे वो इंडिकेट करेंगे कि उस जीन का इस ऑर्गेनिज्म पर क्या रोल है। जैसे आपने जीन इंट्रोड्यूस किया और कौन सा जीन काम नहीं करने दिया, जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बना रहा था। तो कहने का मतलब जीन इंट्रोड्यूस करके जीन के काम को अल्टर कर दिया, और अल्टर किया तो बाहर भी कुछ ना कुछ चेंज नजर आएगा। तो जो बाहर चेंज नजर आएगा वही तो अंदर के उस जीन का काम होगा, और यही समझना चाह रहे थे। तो हाउ जीन कंट्रीब्यूट इन रेगुलेशन या डेवलपमेंट या फंक्शन समझने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट किए जाते हैं। लिख लो। ट्रांसजेनिक एनिमल designed in such a way that क्या कि जान सके, to know how gene regulate या कंट्रोल नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट। ये समझना चाहते हैं क्या किया गया। जीन इंट्रोड्यूस इन एनिमल, इसने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को इसने अल्टर किया, वैसे कुछ न कुछ चेंजेस तो दिखाई पड़ेंगे ना। चेंजेस अपीयर होंगे और उनकी स्टडी करके ये समझा जाएगा कि आखिर जीन का क्या रोल है। स्टडी ऑफ डिजीज तो लिखो।
फिर वही कहानी, ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप किया जाता है इस हिसाब से कि हम ये पता कर सकें कि किसी भी जीन का किसी डिजीज के डेवलपमेंट में क्या रोल है। कैसे पता कर लोगे? तो यहाँ वास्तव में ट्रांसजेनिक मॉडल डेवलप किए जाते हैं जिनको डिजीज मॉडल भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि कौन कौन सी बीमारियों के ट्रांसजेनिक मॉडल अवेलेबल हैं। तो 4 बीमारियों के ट्रांसजेनिक मॉडल अवेलेबल हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस का है, कैंसर का है और एल्जाइमर डिजीज है। एक और कौन सा है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। 4 के अवेलेबल है। तो क्वेश्चन याद रखिए, ऐसे पूछेगा ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर डिजीज अवेलेबल, तो कहोगे 4 के अवेलेबल है। कौन कौन से? कैंसर का, सिस्टिक फाइब्रोसिस का, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का और एल्जाइमर डिजीज का। बस 2 लाइनें लिख लीजिए। ट्रांसजेनिक एनिमल डिजाइंड, क्यों डिजाइन किया गया है? टू नो, जानने के लिए। क्या? हाउ जीन कंट्रीब्यूट इन डिजीज। और जान के क्या करोगे? जान के क्या करोगे? तो जान के बीमारी जब समझेंगे तभी तो उसके नए नए इलाज तरीके ढूंढ पाएंगे। तो जान के क्या करोगे? टू आइडेंटिफाई या टू फाइंड न्यू वे ऑफ ट्रीटमेंट। जब आप बीमारी समझोगे तभी तो ट्रीटमेंट के तरीके ढूंढ पाओगे। ऐसा कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक मॉडल। फॉर डिजीज, डिजीज के लिए मॉडल के तरीके से काम आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है अवेलेबल किन के लिए? बताओ। तो 4 नाम लिख लोगे। कौन कौन से? सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जाइमर। तीसरी हेडिंग है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सिंथेसिस। सुन लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसमें कोई जीन है और इस जीन का जब एक्सप्रेशन होता है तो कोई प्रोडक्ट बनेगा। चूंकि इस ऑर्गेनिज्म ने प्रोडक्ट बनाया है तो इस प्रोडक्ट का ही नाम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होगा। तो पहले तो ये समझना है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। चलो ठीक। अब पता चला कि जो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये यूज हो रहा है एज ए मेडिसिन। इन ट्रीटमेंट ऑफ
डिजीज। तो क्वेश्चन तुरंत पूछेगा कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एज ए मेडिसिन यूज होता है। तो एनसीईआरटी में 3 नाम लिखिए, बताओ। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और इम्फाइसिमा। फिर से सुन लेते हैं, लिखो नहीं, जरा देख लो इधर। ये मान लेते कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई जीन है, वो एक्सप्रेस करता है, उससे कोई प्रोडक्ट बनता है जो कि यहां से बना है, तो नाम इसका। ऐसा ही कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो यूज होता है एज ए मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में, फिनाइलकीटोन्यूरिया में, इम्फाइसिमा में। तो सवाल यह है कि ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपको मिलेगा कहां से। आप जाओगे इसके पास, ये बोलेगा हम क्यों दे भैया, क्यों देगा आपको, ये बताओ। तो आपने कहा ठीक है प्रोडक्ट ना दीजिए, लेकिन एक काम करिए, ये जीन तो हमको दे ही दीजिए। जीन को यहां से क्या लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए, और एक बार जीन आपको मिल गया तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए इन एनिमल, पूरा लिख लेते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। वो अलग बात है कि इंट्रोड्यूस करने के बाद इसका नाम होगा। आप इसको आइसोलेट करिए, इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए किसी एनिमल में, उसका नाम क्या रख दोगे। अब ये तो आपका अपना मनपसंद एनिमल है ना, इसके अंदर ये जीन क्या कर जाएगा, इसके अंदर जीन एक्सप्रेस कर जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बिस जब मिल गया तब फिर क्या है, आप इस्तेमाल करिए किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एक ह्यूमन प्रोटीन है, कौन सी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, कहां यूज होती है, इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसिमा। याद रखिएगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लगता है वो नहीं दिया है, तो ये सब में मत लगा देना। ये स्पेशल दिया हुआ एग्जाम्पल कि एक ह्यूमन प्रोटीन जिसका नाम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसिमा। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट यूज होता होगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ऐसे ही सिस्टिक फाइब्रोसिस। कॉन्सेप्ट क्लियर, लिखो। एक सामान्य काऊ का जो मिल्क होगा, जिसको हम लोग काऊ मिल्क कहेंगे, छोटे बच्चों को अक्सर मिल्क फीडिंग में उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों का उतना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों, गाय को क्या पता है कि उसके मिल्क का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। वो तो अपने बछड़े के लिए बनाई है ना, इंसानों के बच्चे के लिए बनाई नहीं है, लेकिन यूज इंसानों के बच्चे कर रहे हैं। तो इंसानों के बच्चों के लिए उतना फायदेमंद काऊ मिल्क नहीं है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि गाय में ह्यूमन का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो जैसे गाय में ह्यूमन का जीन इंट्रोड्यूस करोगे, गाय का नाम ट्रांसजेनिक काऊ हो जाएगा। फिर उसका जो मिल्क होगा वो काऊ मिल्क ही रहेगा, लेकिन उसमें ह्यूमन की प्रोटीन आने लगेगी। तो एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई, कैसे बनाई गई होगी, ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस किया गया होगा। उस ट्रांसजेनिक काऊ का जो मिल्क था उसमें ह्यूमन की एक प्रोटीन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन पाई गई। अब ह्यूमन की प्रोटीन काऊ के मिल्क में है, तो ये जो ह्यूमन का मिल्क होगा जिसमें अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन होगा, ये
ह्यूमन के बच्चे के लिए क्या होगा, थोड़ा फायदेमंद होगा। तो ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई कौन सी, रोजी, किस ईयर, 1997। तो लिखो इन 1997। क्या फर्स्ट, हाँ लिख लो, फर्स्ट ट्रांसजेनिक डेवलप, जिसका नाम, इस ट्रांसजेनिक काऊ का जो मिल्क था, इसमें क्या था, ये रिच था इन ह्यूमन प्रोटीन। और कौन सी, और कितनी प्रोटीन थी, 2.4 ग्राम पर लीटर। तो ये जो ट्रांसजेनिक काऊ मिल्क है ये बेटर है फॉर ह्यूमन बेबी। तो ये मत समझ लीजिएगा कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन केवल और केवल मेडिसिन के लिए किया जाता है, ऐसे भी है। तो बताओ ये वाला जो मिल्क है वो काऊ के काफ के लिए बेटर है, नहीं है। काऊ काफ के लिए बेटर नहीं, किसके लिए, ह्यूमन बेबी के लिए। अगला कौन सी हेडिंग है, हो गया। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, इधर देख लो इधर। जैसे मान लेते हैं कोई नई वैक्सीन बनाई गई, न्यू वैक्सीन, तो न्यू वैक्सीन को सीधे ह्यूमन में यूज नहीं करते। ह्यूमन में यूज से पहले वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग होती है बिफोर यूज इन ह्यूमन। अब वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग करेंगे कहाँ, तो किसी ट्रांसजेनिक एनिमल में, स्पेशली ट्रांसजेनिक माइस में करते हैं। फिर सुन लेते हैं, कोई नई वैक्सीन बनाएंगे, इंसानों में इस्तेमाल करने से पहले उसको किसी पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल में इंट्रोड्यूस करके देखेंगे। अगर उसमें सफल रहा तो फिर ह्यूमन में इस्तेमाल करेंगे, और सफल नहीं रहा तो ह्यूमन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन पूछता है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल यूज किया जाता है, तो कहोगे ट्रांसजेनिक माइस यूज किए जाते हैं। एक क्वेश्चन, जैसे पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग भी कौन करता है, ट्रांसजेनिक माइस ही करता है। बस एक स्पेशल क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पहले ट्रांसजेनिक माइस में यूज करेंगे, अगर सक्सेसफुल रहा तो माइस की जगह मंकी लाएंगे। यह ध्यान रखिएगा, अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो मंकी काहे मारोगे, माइस तो मर ही गया है। तो अगर माइस में सक्सेसफुल रहा तो उसको रिप्लेस करेंगे इसके से, मंकी से, और अगर नहीं सक्सेसफुल रहा तो बात ही खत्म। लिखो न्यू वैक्सीन safety testing done before
यूज इन किसमें, ह्यूमन। अब सेफ्टी टेस्टिंग करेंगे कहां, तो कहोगे इन ट्रांसजेनिक एनिमल, जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस से करेंगे, ठीक है। फिर आएगा पोलियो वैक्सीन, ये स्पेशली पूछा गया है। पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग किसमें की जाएगी, तो कहोगे इन ट्रांसजेनिक माइस। अगर सक्सेसफुल रहा इफ सक्सेसफुल, तो टेस्टिंग होगी किसमें, टेस्टिंग इन मंकी। नहीं, मंकी ट्रांसजेनिक नहीं होगी, मंकी नॉर्मल होगी, क्योंकि इंसान तो नॉर्मल होने हैं जिनमें यूज होना है। पहले इसमें ट्रांसजेनिक में इसमें सेंसिटिविटी पैदा करते हैं उस वैक्सीन की, वो जीन इंट्रोड्यूस करके, उस जीन को इंट्रोड्यूस करके इसको सेंसिटिव बनाया गया है। फिर टेस्ट कर लिया, कुछ सक्सेसफुल रहा तो मंकी भी यूज किया, मंकी जब सक्सेसफुल रहा तो ह्यूमन में यूज किया। ह्यूमन में भी स्पेसिफिक में ही यूज करते हैं, फिर वहां जब सक्सेस होता है तो फिर टोटल पॉपुलेशन पर यूज करते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, ये सीधे मंकी भी यूज नहीं कर दिया। एक और हेडिंग आखिरी कौन सी है, वो भी पढ़ लेते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग देख लो जरा। जैसे मान लेते हैं कि कोई केमिकल है, या मान लेते हैं कोई ड्रग है, ये इंसानों में यूज होना है, तो सीधे ह्यूमन में यूज नहीं करेंगे, रिस्क है। क्योंकि अगर इसको आपने ह्यूमन में यूज किया और ह्यूमन की डेथ हो गई, इसका मतलब ये केमिकल सेफ नहीं है, लेकिन डेथ तो हो ही गई ना ह्यूमन की, तो क्या किया जाए, ध्यान से सुनो। तो इस केमिकल को किसी दूसरे एनिमल पर टेस्ट करके देख ले, और मान लेते एनिमल की डेथ नहीं हुई, तो आप क्या इंटरप्रेट करोगे, ये मान लोगे कि ये सेफ केमिकल है। ध्यान से सुनिएगा, आपने ये मान लिया कि केमिकल ये सेफ है, फिर ह्यूमन में डाला, ह्यूमन की डेथ हो गई। बताओ क्या आपका टेस्टिंग सही था, क्या गलती हो गई, फिर से सुन लेते हैं, गलती बताइए। कोई केमिकल लिया, उसको ह्यूमन में इंट्रोड्यूस किया, ह्यूमन की डेथ हो गई, केमिकल सेफ नहीं है, तो ह्यूमन में यूज नहीं करना है। केमिकल लिया, एनिमल में टेस्ट किया, एनिमल की डेथ नहीं हुई, इसका मतलब सेफ है, फिर उठा के केमिकल को ह्यूमन में डाला, उसकी फिर डेथ हो गई, तो सेफ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले थे सेफ है, अभी कह रहे हो सेफ नहीं है, तो उससे दोनों कहाँ गड़बड़ी हो रही है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ी हो रही है। देखो ध्यान से, हो सकता है इस एनिमल के पास कोई क्वालिटी हो अपने आप को इस केमिकल से बचाने की, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने इसके अंदर डाला, इसके पास वो मैकेनिज्म है, ये बच गया, वो मैकेनिज्म यहाँ नहीं थी, ये मर गए, तो क्या रियल में ये केमिकल सेफ है, सही नहीं सेफ है, तो कैसे पता चले कि रियल में सेफ है। तो ध्यान सुनिए, इस एनिमल को चेंज कर दीजिए, अल्टर कर दीजिए। और अल्टर कैसे करोगे, जीन इंट्रोड्यूस करके। और क्या अल्टर करिए, इस एनिमल को बना दीजिए सेंसिटिव,
अगर केमिकल के लिए आप सेंसिटिव बना दो, उसके बाद केमिकल डाल के देखो, अब अगर ये बच गया तो सेफ है, और अगर नहीं बचा तो सेफ नहीं है। तो सेंसिटिव बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? जीन की है। तो जब सेंसिटिव बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनिक हो जाएगा। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं किसमें? इन ट्रांसजेनिक एनिमल बाय मेकिंग देम, क्या बनाते हो? सेंसिटिव टू दैट केमिकल। अब केमिकल की सेंसिटिविटी ही उस एनिमल में नहीं थी, तो एनिमल की सेफ्टी टेस्टिंग वो कर ही नहीं सकता। तो पहले एनिमल को बदलो, उसको सेंसिटिव बनाओ, और बनाओगे कैसे? कुछ ना कुछ जीन में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद एक केमिकल डाल के देखो, फिर अगर बच गया तो क्या है? सेफ। वो नहीं बचा तो सेफ नहीं। जीआरटी से पढ़ लेते हैं। लिख लिया? ट्रांसजेनिक एनिमल, एनिमल जिनका डीएनए क्या हो जाए? मैनिपुलेट हो जाए, और जिसमें क्या पाए जाए? तो नाम रख दोगे ट्रांसजेनिक। जैसे रैट होगा, रैबिट होगा, पिग होगा, सीप होगा, काऊ होगा, फिश, दुनिया भर के 95%। क्या भैया दरवाजा ले जाना है खोल के? हैं? इसको खोल दो भैया। नाइन्टी 5% ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? माइस। कारण कैसे बेनिफिट यूज करोगे? तो यूज यहाँ लिखा है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल को डिजाइन करोगे स्टडी करने के लिए हाउ जीन रेगुलेट एंड हाउ जीन अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन एंड डेवलपमेंट। एग्जाम्पल स्टडी कर दिया एक कॉम्फैक्टर जो किसमें इन्वॉल्व था? ग्रोथ। नाम याद रखिएगा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंट्रोड्यूस कर दिया जीन किसी दूसरी स्पीसीज से जिसने अल्टर कर दिया क्या? फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर। उसके बाद फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट की क्या की गई? स्टडी की गई, और समझ में आ गया कि क्या बायोलॉजिकल रोल है उस पर्टिकुलर फैक्टर का। स्टडी ऑफ डिजीज, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल डिजाइन किए गए ये समझने के लिए कि कैसे जीन का रोल है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। ये काम करते हैं एज ए ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज। किसके किसके मॉडल एग्जिस्ट हैं अभी? तो कहोगे कैंसर के, फाइब्रोसिस के, रूमेटॉइड के और अल्जाइमर। ये सवाल अच्छा एग्जाम में आ सकता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन डिजीज। मेडिसिन में क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो सच प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव होंगे बनाए जाएंगे, तो ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल कर लीजिए, उनसे प्रोडक्ट बनवा लीजिए। कैसे बनवाओगे? तो जीन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जीन इंट्रोड्यूस करोगे, वो पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट बनने लगेगा। अब सवाल है जैसे ह्यूमन प्रोटीन, कौन? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसका इस्तेमाल किस में करोगे? कह रहा ऐसे ही कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक। 97 में क्या बनाई गई? ट्रांसजेनिक काऊ, क्या? रोजी। इसने जो मिल्क प्रोड्यूस किया उसमें ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क था, और प्रोटीन कितनी थी? ये मिल्क में क्या पाया गया? ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। और ये मोर बैलेंस मिल्क है किसके लिए? ह्यूमन बेबी देन द नेचुरल काऊ मिल्क। वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक एनिमल को डेवलप किया गया है। टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, क्या बिफोर की आफ्टर? पहले मर जाएगा तब टेस्ट करेंगे। अच्छा, ट्रांसजेनिक माइस का अक्सर इस्तेमाल होता है सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, स्पेशली कौन सी? पोलियो। देखो लिखा इफ सक्सेसफुल, अगर सफल रहा और क्या है? रिलायबल। तो माइस को रिप्लेस कर दो किसके द्वारा? मंकी। तो टेस्ट द सेफ्टी ऑफ, ये शब्द याद रखिएगा क्वेश्चन सही करने के लिए। अगर ये शब्द लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना आंसर आपको क्या देना है? मंकी।
केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इसको टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग कहते हैं। प्रोसीजर इज सेम दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग बट ट्रांसजेनिक एनिमल मेड टू कैरी जीन विच मेक देम मोर, ये क्या लिखा है, बस यही काम की चीज यहाँ देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। फिर एक्सपोज कर दो टॉक्सिक सब्सटेंस और इफेक्ट क्या कर लो, स्टडी हेडिंग डालो इथिकल इशू। सुन लो एथिकल इशू का मतलब क्या है। इस हेडिंग से जुड़े वैसे लिखा तो पूरे 2 पेज हैं, लेकिन 2 पेज में याद बहुत कम रखना है। जितना याद रखना केवल उतने सुनेंगे और उतना ही लिखेंगे। पहला सवाल है कि मान लेते हैं कि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करके किसी पर्टिकुलर एनिमल में कोई चेंज कर दिया, ठीक, इस एनिमल में चेंज करके इसको इसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया, इकोसिस्टम। अब रिजल्ट ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल इकोसिस्टम में जब आपने इसको छोड़ा तो ये इतना ताकतवर है आपके जीन मैनिपुलेशन के चक्कर में कि सभी कंपटीशन में यही जीत रहा है। अगर ये सभी कंपटीशन में यही जीतेगा तो आखिरी में यही जीवित बचेगा, बाकी लोग तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और अकेली स्पीसीज रह नहीं सकती है तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो, सामान्यतः शेर हिरन का शिकार करता है क्योंकि हिरन के पास वो ताकत नहीं है कि वो शेर से लड़ सके। हिरन ने इसका दूसरा तरीका निकाला है कि इतने बच्चे पैदा करेंगे कि चाहे जितने आप शिकार करो फिर भी हमारी पॉपुलेशन तुमसे ज्यादा रहेगी। मारे भी हिरन जा रहे हैं और संख्या भी हिरन की ज्यादा है। आपको अजीब नहीं लग रहा है? जो लोग मार रहे हैं उनकी संख्या कम है और जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो उन्होंने तरीका निकाला है कि चाहे जितने मार डालो फिर भी हमारे पास संख्या ज्यादा ही रहेगी। मान लेते हैं कि आप हिरन को लाएं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करें और हिरन के पास शेर जैसे बड़े बड़े दांत कर दें। मॉडिफिकेशन से कुछ भी हो सकता है। जब कुत्ते की पूंछ गायब हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। हिरन को शेर जैसा बलशाली बना दीजिए और ऐसे ग्रुप ऑफ हिरन को आप जंगल में छोड़ दीजिए, तो फिर कहानी पलट जाएगी। शेर का शिकार होने लगेगा, हिरन बचने लगेंगे। और अगर शेर का शिकार होने लगा, हिरन बचने लगे, तो रिजल्ट जानते हो क्या होगा? हिरन के जो बाकी कंपिटिटिव हैं, जो घास खाने वाले हैं, वो सब मारे जाएंगे। अब जब वो मारे जाएंगे तो आखिरी में हिरन भी मारा जाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम खत्म। तो स्पीसीज का जो बैलेंस बना है वो नेचर ने बना रखा है। हर किसी को कोई न कोई योग्यता दे रखा है। शेर को तेज दौड़ने की, शिकार करने की योग्यता दे रखा है, तो हिरन को बच्चा पैदा करने की योग्यता दे रखा है, तभी तो वो बचे हुए हैं। तो यदि आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा चेंज कर दिए कि जब वो नेचुरल हैबिटेट में गया तो इतना मजबूत हो गया कि सारे कंपटीशन में वही जीतेगा, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। साइंस फिक्शन की जो फिल्में देखते हो वैसे ही दिखाते हैं कि कोई ऐसा एनिमल बन गया है, ऐसा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो असंभव नहीं, संभव है। कहने का मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिल सकता है। और अगर अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट एक बार मिल गया तो फिर आपको बैकवर्ड तो कर नहीं सकते हो, तो फिर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करने के लिए हर देश में कुछ नियम कानून बनाए गए कि ऐसे ही किसी एनिमल में कोई बदलाव नहीं कर दोगे। बदलाव करने से पहले वहाँ की सरकार से आप पूछोगे कि हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, करें कि ना करें। एक बात, वो एनिमल आपने बना भी लिया, फिर उसको पब्लिक सर्विस में यूज करें कि ना करें। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GEAC नाम की संस्था बनाई। क्या थी? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी डिसीजन लेती है किसी भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसकी वैलिडिटी का, कि ये सही है कि नहीं सही है। और ये निर्णय ये भी लेती है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विस यूज में आएगा कि नहीं। ठीक,
ये तो एक पार्ट हो गया, 2 क्वेश्चन मिल गए आपको। तीसरा सवाल है बायो पेटेंट, ये क्या होता है? मान लेते हैं आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर कोई बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया। एग्जाम्पल आप इंसुलिन से ही समझ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाई। तो जिन वैज्ञानिकों ने ये इंसुलिन बनाई, शुरुआत में उनको अधिकार दिया गया कि आप इसको महंगे दाम पर बेचिए या इसके बेचने पर आप अपना कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपने अपने जीवन के कुछ साल खर्चा किए हैं इसको बनाने में, तो आपको पहला हक है कि इससे आप कुछ कमा सकें। इसको बायो पेटेंट कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या उससे बनने वाले प्रोडक्ट का लीगल तरीके से पेटेंट लेना बायो पेटेंट है। बायो पेटेंट में कौन से अधिकार मिलते हैं? उसका इस्तेमाल करने का, उसके बेचने का, उसको प्रोड्यूस करने के कुछ अधिकार मिलते हैं, सीमित कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद कहा जाता है कि अब आपका ये जो आविष्कार है ये आम दुनिया के लिए है और इसको फ्री कर दिया जाए। तो अभी जैसे इंसुलिन बहुत सस्ती मार्केट में अवेलेबल है, जब नई नई बनी होगी तो काफी महंगी इंसुलिन रही, पेटेंट के नाते। फिर इसी कड़ी में आता है इल्लीगल बायो पेटेंट। इल्लीगल क्या होता है? तो जब कभी पेटेंट इल्लीगल तरीके से ले लिया जाए। तो अब इल्लीगल तरीका क्या है? जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट पहले से ही दुनिया में है और आप कहो कि ये हमने बनाया है और इसका हम पेटेंट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इल्लीगल। ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। हमारे देश में 2 लाख वैरायटी है चावल की, राइस की, उसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती की। बासमती दुनिया का सबसे अच्छा चावल है, अपनी खुशबू के लिए, अपने सिस्टम के लिए, स्ट्रक्चर के लिए। तो 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने एक बासमती राइस का पेटेंट ले लिया और कहा हमने ये नया बासमती राइस बनाया। पता चला वो जो बनाए थे वो एक इंडियन बासमती राइस को क्रॉस करके बनाए। यदि आप नई चीज कोई बनाओगे तब तो पेटेंट का आपके पास राइट है। आप कोई चीज पहले से उपलब्ध को हमने बनाई तो फिर गलत है। तो इंडियन बासमती राइस का सेमी ड्वार्फ से क्रॉस करा करके उन्होंने कहा हमने नई बनाई है। लोगों ने विरोध कर दिया और वो पेटेंट कैंसिल करना पड़ा। तो जब इल्लीगल तरीके से लोगे तो इसको इल्लीगल बायो पेटेंट कहते हैं। फिर उन्होंने जानते हो किसका पेटेंट लेने का प्रयास किया? नीम की दातून का। अब नीम की दातून तो बचपन से करते आ रहे हैं। और हल्दी का, यहाँ जब जब कुटाई हुई तब तब हल्दी पिलाई गई है। तो क्या हुआ? तो नीम और टर्मरिक का वो लोग बायो पेटेंट लेने का प्रयास किया, जबकि हमारे यहाँ से बच्चे बच्चे जान रहे हैं कि कब हल्दी पीना और कब हल्दी नहीं पीना है। तो ये इल्लीगल बायो पेटेंट लेने का प्रयास किया गया। तो इसमें लिखा है कि यदि लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो लोग इल्लीगल बायो पेटेंट ले लेंगे और उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। फिर आता है बायो पायरेसी। ये नई चीज है। बायो पायरेसी क्या है? तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री में खास बात ये होती है कि वहाँ लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत होते हैं। उनके पास पैसा कम होता है लेकिन किसी मामले में वो अमीर होते हैं। किस मामले में? नेचुरल रिसोर्स के मामले में। अच्छा, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होता है लेकिन रिसोर्स नहीं होता है। तो वो लोग यहाँ पैसा लेके आते हैं किसी डेवलपिंग कंट्री में और लोगों को लालच देते हैं कि आप हमको ये सब सामान दो, बदले में तुमको पैसा देंगे। तो शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बाद में करेंगे क्या? सामान सब ले लेंगे, पैसा नहीं देंगे। गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? तो जब कभी किसी भी देश के नेचुरल रिसोर्सेज का इल्लीगल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इल्लीगल का मतलब वहाँ की सरकार से प्रॉपर परमिशन न ली जाए, चलो सरकार ने भी परमिशन दे दी, वो जहाँ का नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल होने जा रहा है कंपनी के द्वारा, उस पर डिपेंडेंट भी तो कुछ लोग होंगे, तो उनको हर्जाना भुगतान भी तो होना चाहिए। तो प्रॉपर कंपनसेशन दो डिपेंडेंट पीपल का। जैसे आप जंगल काटने जा रहे हो लकड़ी, तो वहाँ पर उस जंगल के जो पेड़ हैं उस पर जो जनजातीय समूह डिपेंडेंट होगा उसका भी तो जीवन उसी चल रहा है। अगर आप सब काट ही लाओगे तो वो लोग जीवित कैसे बचेंगे? तो कंपनसेशन देना चाहिए। तो यदि कंपनसेशन ना दिया जाए, लीगल ऑथराइजेशन ना किया जाए और रिसोर्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इसको क्या कहते हैं? बायो पायरेसी कहते हैं। बायो पायरेसी और बायो पेटेंट सही हो, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन पेटेंट बिल में अभी जल्दी ही सुधार किया है। सेकंड अमेंडमेंट इसमें लिखा हुआ। इतने क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। लिखा जरूर 2 पेज में, हम फिर से सुना देते हैं, सब लिख लेंगे फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे।
किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के अनवांटेड रिजल्ट हो सकते हैं। पहला सवाल, इस नाते किसी भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसकी वैलिडिटी की टेस्टिंग होनी चाहिए कि ये सही है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, GEAC बनाया, जिसका दो काम है। एक तो वैलिडिटी से रिलेटेड आप निर्णय लेंगे और उसको पब्लिक सर्विस में यूज करोगे कि नहीं यूज करोगे इसका भी डिसीजन लेंगे। फिर आता है बायो पेटेंट। लीगल पेटेंट होते हैं यदि आपको लीगल राइट है उसका इस्तेमाल करने का, यदि वो ओरिजिनल न्यू प्रोडक्ट बनाया गया है। फिर इलीगल बायो पेटेंट आता है कि पहले से कोई चीज़ है उसका आप पेटेंट लेने का प्रयास करते हैं तो ये इलीगल हो जाता है। इस कड़ी में 1997 में अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, बासमती राइस का पेटेंट लिया, इलीगल बायो पेटेंट। बनाया कैसे था, एक इंडियन बासमती राइस था, उसकी वैरायटी को सेमी ड्वार्फ से क्रॉस करा करके बनाए थे, बोले नहीं है। जैसे नीम और टर्मरिक का भी पेटेंट लेने का प्रयास किया गया, लेकिन दुनिया में लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया, तो पेटेंट कैंसिल हो गया। फिर आता है बायो पायरेसी। हाँ, पेटेंट को कंट्रोल करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने सेकेंड अमेंडमेंट लाया इंडियन पेटेंट बिल में। फिर आती बायो पायरेसी, तो जब कभी किसी देश के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन और बिना प्रॉपर कंपनसेशन के किया जाए तो इसको क्या कहते हो, बायो पायरेसी। इतनी कहानी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएशन इन ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, में क्रिएट अनवांटेड, क्या दे देगा, अनवांटेड रिजल्ट दे देगा। फॉर रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे हर देश में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बनाया GEAC, फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्या करती थी, ये डिसीजन लेती थी। मेक डिसीजन ऑन वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च जेनेटिक मॉडिफिकेशन में जो आप रिसर्च कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, एंड परमिट या परमिशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन पब्लिक यूज, पब्लिक यूज में उसका
इस्तेमाल हो कि ना हो ये निर्णय, और वो जांच सही है या एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं है ये निर्णय कौन लेगा? जीईएसी लेगा। बढ़े। फिर आया पेटेंट और बायो पेटेंट। तो पेटेंट किसी भी सामान का हो सकता है, लोहे का, लकड़ी का, किसी चीज का। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके प्रोडक्ट का पेटेंट होगा तो क्या कहोगे? बायो पेटेंट। वो लीगल भी होते हैं और इलीगल। इलीगल में याद रखना। तो पहले यही लिख लीजिए, इंडिया रिचेस्ट डाइवर्सिटी है किसकी? राइस। हमारी पास राइस की रिचेस्ट डाइवर्सिटी है। क्यों? लगभग लगभग 2 लाख वैरायटी हैं राइस इन इंडिया, और उसमें से लगभग लगभग 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी हैं किसकी? बासमती राइस की। इलीगल बायो पेटेंट। उन्नीस सौ 97 में अमेरिकन कंपनी ने क्या ले लिया? टेक इलीगल बायो पेटेंट ऑफ बासमती राइस। ठीक है। और बनाए कैसे थे? क्रिएट बाय क्रॉस ऑफ इंडियन बासमती टू सेमी ड्वार्फ राइस। सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी से बनाए थे। और बायो पेटेंट में इनको क्या मिल गया था? तो इनको इलीगल राइट मिल गए थे फॉर प्रोडक्शन एंड सेल। तो विरोध किया गया तो ये पेटेंट कैंसिल हुआ। ऐसे ही इलीगल बायो पेटेंट लेने का प्रयास किया गया किसका? नीम एंड टर्मरिक पेटेंट। तो नीम और टर्मरिक का लेने का प्रयास किया गया, बासमती राइस लेने का प्रयास किया गया। ये सब क्या थे? इलीगल बायो पेटेंट थे। जब इसमें हार मिली तो फिर ये आया। बायो पायरेसी। बायो पायरेसी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज यूज बाय मल्टीनेशनल
कंपनी विदाउट विदाउट प्रॉपर authorization of country and without normal compensation of affected people. तो बायोपैरेसी समझ में आ गई। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या किया? सेकेंड अमेंडमेंट किसमें? इंडियन पेटेंट बिल। इथिकल इशू कह रहा मैनिपुलेशन कर देते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गोज एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। बिना रेगुलेशन के ना करिए। क्यों? थोड़ा मोरल बात भी है, किसी ऑर्गेनिज्म में क्यों बदले दे रहे हो? और ये लाइन टिक करो यहां से। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लीड टू अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट इन ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इनटू क्या? इकोसिस्टम। तो ये लाइन टिक कर लो यहां से यहां तक। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बना? GEAC, फुल फॉर्म याद रखिएगा। काम क्या है? इसको डिसीजन लेना है किसके? वैलिडिटी और किसके? सेफ्टी के। इंट्रोड्यूस GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सूज। तो दूसरी लाइन ये इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडिफिकेशन करोगे उससे लोगों का गुस्सा हो रहा है, जनरल कहानी, इसको कुछ खास बात नहीं है। फिर यहां आओगे, राइस एक इंपॉर्टेंट फूड गेन है। एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लगभग 2 लाख वैरायटी इंडिया में अकेले पाई जाती हैं। ये डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया क्या है? रिचेस्ट है इन वर्ल्ड में। हमारे पास कितनी? 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है किसकी? बासमती की। फिर यहाँ से टिक करो। 1997 अमेरिकन कंपनी ने क्या के लिया? पेटेंट ले लिया बासमती राइस का। कहाँ से? US पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस। ये कंपनी को अधिकार दे रहा था कि नई वैरायटी को बेचे, उसका इस्तेमाल करे। बाद में पता चला कि जो न्यू वैरायटी है वास्तव में कहाँ से बनी थी? इंडियन वैरायटी से। इंडियन बासमती को क्रॉस किया गया था किससे? और कह रहे थे कि हमने क्या बनाई है? नई बनाई है। चलो जनरल कहानी छोड़ते जाए। कह रहे हैं अगर हम लोग जागरूक नहीं रहे और तुरंत बवाल नहीं किए तो समस्या पैदा हो जाएगी। फिर आई क्या? ये यूज करना है बायो रिसोर्सेज का। किसके द्वारा? या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्री एंड विदाउट पीपुल विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। फिर ये आया है इंडियन पेटेंट बिल। इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया है क्या? सेकेंड अमेंडमेंट। किसमें? इंडियन पेटेंट बिल। पर्पज क्या है? वो इन्हीं सब बातों को ध्यान देगा कि किसको पेटेंट मिले और किसको पेटेंट ना मिले। नई यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर की बात करें
तो द लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। काफी वेटेज इस यूनिट का है। पहला चैप्टर बहुत छोटा है, लगातार 3 साल हो गए इससे सवाल नहीं आया है, कोई बात नहीं। लेकिन ये 3 चैप्टर ये जो हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इनके सवाल आना कंपलसरी है। और इस बार तो 4-4 क्वेश्चन आए हैं, 4 प्लांट किंगडम से आए, 4 एनिमल किंगडम से आए, 3 बायोलॉजिकल से आए, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। बस अच्छी चीज़ ये है कि चीज़ें याद होंगी तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो पहले कोई भी यूनिट ऑफ एनसीईआरटी में से स्टार्ट करनी है तो वहाँ एक पैराग्राफ लिखा रहता है उस यूनिट के बारे में, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। अभी एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिए हैं, तो हो सकता है यहाँ से कुछ उठा ले, तो पढ़ते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे। बायोलॉजी क्या है, तो वही है जो 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड क्या, लिविंग प्रोसेस। लिविंग वर्ल्ड क्या है, कंप्राइजेज ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्ली मैन इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब निर्जीव, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जल्दी उसको समझ में आ गया था कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, जैसे विंड है, सी है, फायर, एंड सम एमंग द एनिमल एंड प्लांट। कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द क्या, सेंस ऑफ एव या फियर दैट वी इवोक्ड, कुछ खास नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर, काफी बाद में शुरू हुआ। इन ह्यूमन हिस्ट्री सोसाइटी विद इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, मानव केंद्रित, मतलब जो काम करो ह्यूमन के वेलफेयर में। व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर्ड क्या, लिमिटेड प्रोग्रेस इन द बायोलॉजिकल नॉलेज। सिस्टमैटिक्स एंड monumental description of life form brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature, classification, कुछ भी काम करें सब अंदर लिखा है। ऐसी कोई लाइन जो अंदर लिखी ना मिले वही यहाँ से याद रखनी है। बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वार रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज। साझा जो सिमिलरिटीज हैं उनसे हम लोग कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेट कर लेते हैं। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ऑल present day living organisms are related to each other, and also all organisms that ever lived on this earth was a revelation with the humble man and lead to the cultural movement for conservation of biodiversity. In following chapter क्या पढ़ोगे उससे कोई मतलब नहीं, तो कोई लाइन याद नहीं रखनी, मिली नहीं, इनको जरूर याद रखिएगा। देखो पूरा शतक पूरा करके गए हैं। 1904 से 2004 पूरा फिट है, 100 साल। कब पैदा हुए, 5 जुलाई 1904 में। हाँ, कैंपटन जर्मनी, नाम न भूलिएगा। अर्नस्ट मेयर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। एक क्वेश्चन तो ये है, अंडरलाइन कर लो। ये कौन थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इनको कहा क्या जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 20वीं शताब्दी के डार्विन, तो डार्विन किस शताब्दी में थे? 1800 कुछ मेंडल, डार्विन और मेंडल ने काम किया है ना, तो शताब्दी कौन सी थी? 19वीं। तो 19वीं में तो स्वयं थे वो, 20वीं में वो चले गए, इनको भेज दिए। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन? अर्नस्ट मेयर, ना भूलिएगा। ये दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में हमेशा रहेंगे, थे, हैं, रहेंगे। कभी भी 100 सूची ना बनाओगे, 100 लोगों के नाम लिखे जाएंगे, उसमें इनका नाम जरूर होगा। अब वो चाहे 100वें नंबर पे हो चाहे पहले, उससे मतलब नहीं है। मेयर क्या किया? हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस। कब? 1953। भले ही ना पूछा जाए
रिटायर कब हो गए भले ही ना पूछा जाए। एज्यूमिंग द टाइटल, इनको टाइटल क्या मिला लिखो, अलेक्जेंडर अगेजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। तो जो पढ़ ना पाना वो आंसर सही हो जाएगा। लगभग लगभग 80 साल का कैरियर है इनका, जब 100 साल जीवित रहे तो 20 साल पढ़े लिखे, 80 साल काम किए। हिज रिसर्च स्पेंड ओरिंथोलॉजी में रहे, टेक्सोनॉमी में, जूजियोग्राफी में, इवोल्यूशन में, सिस्टमैटिक कोई ब्रांच छोड़े हैं, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी सब में काम किए। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड मेड ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज दैट टुडे। तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी पे इन्होंने बहुत काम किया, तो ये पॉइंट याद करिएगा। ही आल्सो पायनियर्ड करंटली एक्सेप्टेड, इन्होंने करंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन दे दी है किसकी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आज स्पीसीज की जो डिफिनीशन दुनिया में पढ़ी जाती है वो एग्जैक्ट डिफिनीशन इन्हीं की दी हुई है, अर्नस्ट मेयर की। मेयर को अवार्ड देखो कितने मिले हैं, अवार्ड मिले हैं 3 प्राइज, वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। एक ये सवाल काम का मिल गया, ये सवाल काम का मिल गया, अवार्ड बहुत मिले हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कौन से, तो बैलाजान प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, और क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में। तो प्राइज बहुत लेट मिला, निपट कब गए, हाँ तो 99 बाद 5 साल बाद और जिंदा रहे। माइंड डाइड कर गए कब, 100 साल की एज में, कब 2004। इस पैराग्राफ में बहुत सारे सवाल हैं, मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। पहला सवाल है कि ये कौन थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट थे। इनको क्या कहा जाता है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये हमेशा किसमें अपना नाम रखेंगे, 100 ग्रेटेस्ट में इनका नाम जरूर मिलेगा। 3 क्वेश्चन, कब ज्वाइन किए डिपार्टमेंट, कब रिटायर हो गए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनको क्या कहा गया, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर कहा गया। ठीक है, ये किस किस क्षेत्र में काम किया ये भी नहीं पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा इन्होंने क्या किया, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी पे बहुत काम किया एक बात, और इन्होंने करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्पीसीज, तो स्पीसीज का डिफिनीशन इन्होंने ही दिया, आज उसी को पढ़ते हैं। जो इंटर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं का, भी स्पीसीज पढ़ाएंगे तो बताएंगे इन्होंने क्या बताया था। इनको 3 प्राइज मिले जिनको क्या कहते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में कौन कौन प्राइज मिले ये भी पूछ सकता है, वह 3 है तो याद रखिएगा, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। हो सकता है ईयर ना पूछे कि कौन सा प्राइज कब मिला, लेकिन 3 प्राइज के नाम तो पूछ ही सकता है, तो इनका नाम काम का है, क्वेश्चन मिल सकता है। चैप्टर डालो। तो लोकल नॉमेनक्लेचर में क्या आ गया, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज विद द चेंज इन प्लेस या लैंग्वेज, और हम जानते हैं बहुत सारी सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म को उसके लोकल नेम से। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर खास बात क्या थी, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट चेंज विद द प्लेस या लैंग्वेज। ऑर्गेनिज्म जाना जाएगा सिंगल नेम, और जो यूज नहीं किया जाएगा नेमिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, नेम बायोलॉजिकली एक्सेप्टेड होगा, नाम ऐसा रखा जाए तो ठीक भी लगे। और क्राइटेरिया फॉर नेमिंग ICBN और ICZN, बस 2 क्वेश्चन और है। मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, क्या बताओगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लिनियस। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की खास बात यह है कि जो साइंटिफिक नेम होगा या जिसको हम लोग
बायोलॉजिकल नेम कहेंगे, इसके दो पार्ट होंगे। जब दो पार्ट होंगे तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जेनरिक नेम होगा और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैंगो वो लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका। इसमें से जो मैंजीफेरा है ये जीनस है और जो इंडिका है वो स्पीसीज। बस इतना ही।